नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो देखो हमारे न्यू इनिशिएटिव करंट अफेयर प्लस का ओरिएंटेशन लेक्चर है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि न्यू इनिशिएटिव के लिए हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जब आप इस कोर्स को फॉलो करोगे और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। ओरिएंटेशन सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले देखो कुछ जो बेसिक डाउट्स हैं वो मैं आपके एड्रेस कर देता हूं। कुछ बच्चों का डाउट ये था कि इस इनिशिएटिव में जो डेली क्लास मिलेगी वो कितने बजे तक मिल जाएगी। वो 10 बजे तक आपको देखो मिल जाएगी। दूसरा, किस फॉर्मेट में होगी, जैसा देखो हम एडिटोरियल डिस्कस करते हैं ठीक वैसे ही फॉर्मेट में होगी। और टॉपिक कब आपको बताया जाएगा, टॉपिक देखो आपको पहले से बता दिया जाएगा। जैसे कल आपको फंडामेंटल राइट पढ़ना है, फंडामेंटल राइट से हम क्यों शुरुआत कर रहे हैं वो सब मैं आपको इस ओरिएंटेशन सेशन में बताऊंगा, पीछे का लॉजिक सब कुछ, मतलब टॉपिक आपको पहले से ही बता दिया जाएगा एक दिन पहले। फिर इसके बाद का डाउट, पहले हम स्टैटिक कवर करेंगे या फिर करंट? नहीं, पहले हम दिन का करंट डिस्कस करेंगे और करंट को हम खत्म करने के बाद में फिर हम स्टैटिक उठाएंगे। तो वीडियो का शुरुआत का पोर्शन करंट रिलेटेड होगा और बाद का पोर्शन स्टैटिक रिलेटेड होगा। क्वेश्चंस हम बीच में डिस्कस करते जाएंगे, जैसे करंट का कोई आर्टिकल डिस्कस किया तो उसके बेस पे क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पास्ट में पूछा है या फिर जो बन सकता है, उसी प्रकार से स्टैटिक में भी हमारी यही अप्रोच रहेगी। वीडियो की लेंथ कितनी होगी? वीडियो की लेंथ देखो 40 मिनट से 1 घंटे के बीच में होगी, क्योंकि कभी आर्टिकल्स ज्यादा आएंगे कभी कम आएंगे, उसी हिसाब से वीडियो की लेंथ जो है वेरी करेगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कितना टाइम आपको डेली निकालना है। समय समय पे हम स्ट्रेटजी सेशंस जरूर कंडक्ट करेंगे डाउट्स डिस्कस करने के लिए, स्ट्रेटजी रिलेटेड। और देखो एक चीज आपको बताऊं, शुरुआत में ये इनिशिएटिव जब स्टार्ट हो रहा है ना, तो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आएगी कौन सी चीज़ कहाँ से एक्सेस करनी है। तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपका जो भी दिक्कत आ रही है आपको वो सोल्व कर दी जाएगी। क्योंकि मुझे पता है शुरुआत में दिक्कत आती है, टेस्ट कहाँ से लेना है, मंथली टेस्ट कहाँ से लेना है, नोट्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं। बच्चों को शुरुआत में इन चीज़ों की कई बार दिक्कत आती है, तो बस आप बता दीजिएगा। इसके अलावा भी जो भी आपके डाउट्स आते जाएंगे वो मैं एड्रेस करता जाऊंगा। देखो सबसे पहले ये तस्वीर आप सबने देखी होगी, बहुत ज्यादा वायरल हुई थी ये तस्वीर। लेफ्ट साइड में है एक टर्किश शूटर जिनका नाम है यूसुफ डिकेक, और इन्होंने देखो 10 मीटर डिस्टेंस वाली जो इवेंट थी ना, उसमें इनको सिल्वर मेडल मिला। आमतौर पे कहावत ये होती है कि सिर्फ उन लोगों को याद रखा जाता है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता और बाकी लोगों को सब भूल जाते हैं, लेकिन इस केस में उल्टा हुआ। इनको सब जानते हैं, इनको सिल्वर मेडल मिला, बट गोल्ड मेडल किसे मिला इवन मुझे भी नहीं पता और शायद आपको भी याद नहीं होगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा फेमस हुए अपने इस स्टाइल के कारण। इन्होंने जेब में हाथ डाल रखा और बिल्कुल कूल ढंग से ये शूटिंग कर रहे थे। और दूसरी तरफ देखो ऐसे भी शूटर्स थे जो पूरे ताम झाम के साथ में आए, लेकिन कईयों ने पदक जीता भी होगा लेकिन कईयों ने नहीं जीता, बट ये अपने स्टाइल के कारण काफी फेमस हुए। लेकिन देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, इनके इस स्टाइल के पीछे ना इनकी 25 साल की मेहनत है। 25 साल इन्होंने प्रैक्टिस की, लगातार प्रैक्टिस की, डेली प्रैक्टिस की, तब जाके वो इस सिचुएशन में आ पाए। अब देखो एक चीज मैं आपको बोलता हूं, आप सब ने एडमिशन ले लिया, देखो अगर आप डेली सिर्फ 1 से 2 घंटा मेरे साथ चल के देते हो, मैं दावा कर सकता हूं जब देखो प्रीलिम होगा ना अगले साल, आप भी इसी सिचुएशन में होंगे जिस सिचुएशन में कूल ढंग से स्टाइल से ये शूटर शूट कर रहे हैं ना यूसुफ डिकेक। अगर आपने डेली 1 से 2 घंटा सिर्फ इस वीडियो के लिए दिया है, तब भी आप अगले साल प्रीलिम वाले दिन इसी प्रकार से कूल ढंग से स्टाइल में एग्जाम दे रहे होंगे। इस तस्वीर से देखो वैसे एक और बात भी साबित होती है, कई बच्चे ना ये बोलते हैं कि मुझे अगर ये नोट्स मिल जाएं तो शायद एग्जाम क्लियर हो जाए, और कई बार एग्जाम नहीं क्लियर होता तो अपने सोर्स इंक्रीज करने लगते हैं कि शायद नए सोर्स से कुछ क्वेश्चंस आ जाएं। बट देखो जो सोर्सेज आपके पास में है ना, उनको आप अगर अच्छे ढंग से पढ़ोगे, सही अप्रोच के साथ पढ़ोगे ना, तो भी आप आसानी से प्रीलिम क्लियर कर सकते हो। जैसे ये शूटर हैं, इनके पास कोई ताम झाम नहीं है, कोई नए सोर्स नहीं है, सिंपल एक पिस्टल और फोकस,
और साइड में जो ये कोरियन शूटर हैं, मुझे नहीं पता इन्होंने मेडल जीता या नहीं जीता, लेकिन एक बात क्लियर है कि ज्यादा सोर्सेज या फिर नए नोट्स, कुछ अनोखे नोट्स, कुछ सीक्रेट नोट्स, वो देखो एग्जाम क्लियर करने की कोई गारंटी नहीं देता है। बात है फोकस की, बात है अप्रोच की, किस अप्रोच के साथ आप अपने गोल की दिशा में आगे बढ़ रहे हो। इसके बाद ना एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स प्रीलिम में क्यों फेल करते हैं। आप बोलोगे सर सबका तो हो ही नहीं सकता ना, सीट्स लिमिटेड है, हर साल 12 से 15 हजार लोगों का प्रीलिम होता है। लेकिन देखो हर साल जब भी प्री होता है और प्री का रिजल्ट आता है ना, तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ, फ़ोन पे भी बात होती है और ऑफलाइन भी सेंटर में मिलता हूँ। तो ना वो स्टूडेंट्स जिनको प्री में झटका लगता है ना, वो अपनी गलतियाँ बताते हैं कि ये गलतियाँ मैंने की और अगली बार मुझे ये गलती नहीं करनी है। तो वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि अभी देखो अटेम्प्ट दूर है, आप सब सीरियस स्टूडेंट्स हो। आप लोग सीरियस इसलिए हो क्योंकि प्रीलिम अभी दूर है, और इतना पहले प्रीलिम के बारे में सोचना ये सिर्फ एक सीरियस स्टूडेंट ही सोच सकता है। नॉन सीरियस स्टूडेंट कभी नहीं सोचेगा प्रीलिम अगले साल आएगा अभी मई में, और उससे पहले हम सितंबर में बैठे हैं और वो प्रीलिम की सोच रहे हैं। तो आप सब सीरियस स्टूडेंट्स हो, तो आपको ये गलतियां देखो शुरू से ही नहीं करनी है और शुरू से इन चीजों की भरपाई करनी है, ताकि मैं नहीं चाहता कि जब प्रीलिम नजदीक हो फिर आपको ये एहसास हो। ये एहसास आपको अभी से हो जाना चाहिए। वैसे देखो इस इनिशिएटिव के थ्रू ये गलतियां मैं आपसे होने ही नहीं दूंगा। मतलब इनिशिएटिव को हम इस प्रकार से लेके चलेंगे कि बच्चे जो गलतियां करते हैं ना, वो गलतियां वो कर ही नहीं इसके। मैं आगे आगे बताऊंगा कैसे, अभी आप सुनिए। तो देखो बच्चे मुझे मिलते हैं ना, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर थोड़ा सा टाइम और मिल जाता ना तो मजा आ जाता, टाइम कम पड़ गया सर, मैं चीजों को जल्दी से रिवाइज नहीं कर सका। मैंने पूरा साल तो पढ़ी, मैंने 2-3 बुक्स पढ़ ली, लेकिन मैं बाद में उनको रिवाइज ही नहीं कर सका। ये रीजन ना सबसे ज्यादा बच्चों के द्वारा दिया गया कि सर पहले तो पढ़ लिया था जनवरी में, दिसंबर में, लेकिन उसको ना समय रहते रिवाइज नहीं किया जा सका, तो इसलिए सब वेस्ट हो गया। देखो थोड़ा चैलेंज तो है, क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस ने काफी ज्यादा वास्ट है, तो उसको ना सही ढंग से संभालना जरूरी है, क्योंकि हम चीजों को भूलने लगते हैं। इसीलिए इस कोर्स में एक कंपोनेंट है जो स्टैटिक पोर्शन है ना प्रीलिम का, उसका रिवीजन डेली बेसिस पे। और देखो इसमें ना आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं आपको ना डेली बेसिस पे टारगेट दूंगा कि कल आप लेक्चर में आओगे तो आपको ये पढ़ के आना है। आप पढ़ के आओगे और अगले दिन मैंने एक्टिवली आपको रिकॉल करवा दिया जो भी आप पढ़ के आए हो, तो सोच के देखो कितना जबरदस्त आपको फायदा होगा इस कोर्स का। देखो कुछ लोग सोचेंगे कि सर टाइम नहीं है, सिर्फ आपका लेक्चर देखने से काम चल जाएगा। देखो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि एक दिन पहले जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा वो आप आधा घंटा 20 मिनट पढ़ के आओगे ना, तब आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट पड़े, लेकिन 20-25 मिनट आपको एक दिन पहले जरूर निकालने चाहिए, क्योंकि भूलोगे नहीं फिर आपने पढ़ा 15-20 मिनट, फिर अगले दिन मैंने आपको रिवाइज करवा दिया बहुत अच्छे से, आप भूलोगे ही नहीं। और वीकली बेसिस पे मान लीजिए मैंने आपका टेस्ट ले लिया और बाद में भी मैंने समय समय पे आपकी रिवीजन करवा दी, समय समय पे आपकी रिवीजन करवा दी प्रैक्टिस से, तो फिर सोचिए कितना ज्यादा फायदा होगा। जब तक आपका प्री नजदीक आएगा कितनी बार आपका रिवीजन हो चुका होगा। इसीलिए डेली बेसिस पे आप 15-20 मिनट, आधा घंटा जरूर निकालिए। जो टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं ना वो आप पढ़ के जरूर आइए। आज इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको टॉपिक दूंगा, अभी आप बने रहिए इस लेक्चर में। मतलब देखो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इतनी बार आपका रिवीजन करवा दूं और इतनी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी करवा दूं कि आपको ना, मतलब वो इमेज बस यही याद रखिए कि इतनी बार आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि एग्जाम से पहले आपकी अप्रोच यही रहे कि भाई मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, तैयार हूं मैं एग्जाम के लिए, बस पूरी तरह से रेडी हूं। इसलिए तो मैंने बोला जो गलतियां बच्चे करते हैं ना, मेरी कोशिश ये है कि बस आप वो गलतियां करो ही ना, और वो मैं इंश्योर करना चाहूंगा इस कोर्स के माध्यम से। इसके बाद देखो दूसरा सबसे बड़ा रीजन प्रीलिम में फेल होने का है, वो है स्टैटिक पोर्शन का अनप्रिपेयर्ड होना। देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ना ये पता नहीं होता कि उन्हें जो पढ़ाई करनी है वो कैसे करनी है। सामान्यतः देखो उन्हें यह सिखा दिया जाता है कि स्टैटिक सब्जेक्ट्स अलग ढंग से पढ़ने हैं और करंट अफेयर की एक अलग पढ़ाई है, इसलिए वो दोनों चीजों को ना कई बार अलग अलग पढ़ते रहते हैं और यूपीएससी ना दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछ लेता है।
यानी कि ना यूपीएससी के क्वेश्चन को आप तभी सोल्व कर सकते हो जब आपको पता है कि करंट अफेयर्स को स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ में कैसे लिंक किया जा सकता है। मतलब यूपीएससी देखो आज के समय में इवन बहुत सारे जो स्टैटिक क्वेश्चंस पूछती है ना, वो करंट से रिलेट करके पूछती हैं। जैसे देखो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस हुए, तो इससे संबंधित कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, लेकिन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में अरुणाचल प्रदेश का वोट परसेंटेज, वोट वेटेज कितना है। तो देखो वैसे ये स्टैटिक की चीज है, लेकिन न्यूज में था प्रेसिडेंट इलेक्शंस हुए तो यूपीएससी ने पूछा। ऐसे देखो अनेकों क्वेश्चंस हैं। रिजर्वेशन वाला मुद्दा काफी ज्यादा न्यूज में था, तो यूपीएससी ने रिजर्वेशन से संबंधित आर्टिकल्स पूछ लिए। तो आजकल देखो दोनों को ना साथ लेके चलने की आवश्यकता है। अलग अलग अप्रोच के साथ आप नहीं चल सकते। करंट आपको तभी समझ में आएगा जब आपकी नींव मजबूत होगी, जब आपका स्टैटिक स्ट्रांग होगा। इसके बाद देखो बड़ा चैलेंज जो एस्पायरेंट्स फेस करते हैं, और कई एस्पायरेंट्स इसमें गलती करते हैं, करंट अफेयर कितना कवर किया जाए। बहुत सारे बच्चों की शिकायत रहती है कि सर हमने सारी मैगजीन्स पढ़ दी लेकिन उसमें से क्वेश्चंस नहीं आए। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं प्रीलिम के बाद में। और बहुत सारे बच्चों की ये भी शिकायत रहती है कि सर करंट अफेयर के चक्कर में ना हमारा स्टैटिक ठीक से रिवाइज नहीं हो उसका। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर आजकल ना करंट अफेयर काफी ज्यादा बल्कि होता जा रहा है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी मैगजीन्स आने लगी हैं, इतनी मैगजीन्स में पढ़ें, उससे अच्छा तो पॉलिटी रिवाइज कर लें या फिर एक सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए। क्या इतना ज्यादा पेजेस करंट अफेयर के पढ़ने की आवश्यकता है? ये डायलेमा बच्चे बहुत फेस करते हैं। कहां रुके करंट अफेयर पढ़ते वक्त? एक एक दिन का 10-10, 15-15 पेज, क्या ये करंट अफेयर के लिए पढ़ना उचित है? देखो इसका आंसर ये है, आप ना हमेशा, मतलब इस कोर्स में मैं उस चीज को शामिल करूंगा, हमेशा पीवाईक्यू के बेस पे देखिए कि यूपीएससी क्या ये चीज पूछती है करंट में या फिर नहीं पूछती है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये हमारी गाइडेंस लाइट होनी चाहिए, क्या यूपीएससी इस प्रकार के करंट अफेयर पूछती है या नहीं पूछती है। कई बार ना करंट अफेयर तैयार करने वाले लोग ना दिमाग नहीं लगाते। जैसे एक स्टूडेंट ने ना नोट्स बना रखे थे। अब उस स्टूडेंट ने जो नोट्स बना रखे थे ना, मैंने देखे उसके नोट्स, तो मैंने ये देखा कि उस स्टूडेंट ने ना कोई बर्ड मिला था उसके बारे में नोट्स बना रखे थे। बर्ड की चोंच के बारे में, बर्ड के कलर के बारे में बहुत सारी डिटेल्स नोट करके रखी थी। तो मैंने उनसे सिंपल ये पूछा, क्या किसी बर्ड का कलर, क्या किसी एनिमल का कलर यूपीएससी ने पास्ट में पूछा है? देखो यूपीएससी एनिमल्स और बर्ड से रिलेटेड कुछ चीजें पूछती है, नेचर के बारे में पूछती है, और झुंड में रहते हैं नहीं रहते हैं ये चीजें पूछती हैं। लेकिन मेरा सिंपल क्वेश्चन उस स्टूडेंट से ये था कि क्या कलर पूछती है, क्या इस पक्षी का कलर कैसा होता है? तो उसने बोला कि सर मैंने एनालाइज नहीं किया। तो मैंने कहा कि एक मुझे ना एनालाइज करके शाम को बताओ। तो शाम को ना उस बच्चे ने ना मुझे ये बताया कि नहीं सर, यूपीएससी ने आज तक कलर वगैरह नहीं पूछा है। तुम पॉइंट आप मेरा समझने की कोशिश कीजिए कि देखो करंट अफेयर सिर्फ उतना पढ़ना है जितना यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है और पास्ट में पूछा है। आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे सर यूपीएससी तो अपना पैटर्न चेंज करती रहती है ना, पास्ट में नहीं पूछा इसका मतलब ये थोड़ी ना कि फ्यूचर में नहीं पूछेंगे। हाँ, उस पर भी मैं अभी आता हूं, बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है यहां पे। पहले आप एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल देखो ये है, यूपीएससी ने ना एक रिपोर्ट पूछ ली। यूपीएससी ने एक रिपोर्ट पूछ ली जो आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। तो ना अगले साल से सभी कोचिंग सेंटर्स ने ना 150-200 रिपोर्ट देनी स्टार्ट कर दी कि ये याद कर लीजिए और इनके बारे में एक एक डिटेल याद कर लीजिए। और एकदम से स्टूडेंट के ऊपर बर्डन आ गया कि इतनी सारी रिपोर्ट हमें याद रखनी है। तो कोचिंग सेंटर्स ने तो अपना काम कर लिया, क्यों? उन्होंने सारे रिपोर्ट्स को कंपाइल करके दे दिया ताकि उन पे कोई ब्लेम ना करे कि हाँ भाई आपने हमें रिपोर्ट्स के बारे में बताया नहीं। लेकिन देखो कई बार ना इस चक्कर में कोचिंग सेंटर्स ना ज्यादा मटेरियल दे देते हैं, ये इंश्योर करने के चक्कर में कि बस क्वेश्चन हमारे मटेरियल से आ जाए। वो ये नहीं सोचते कि स्टूडेंट के लिए करना क्या उतना प्रैक्टिकल है, क्या उतनी सारी चीजें करंट अफेयर की स्टूडेंट याद रख पाएगा। तो कोशिश देखो ये होनी चाहिए कि कोचिंग सेंटर्स ना थोड़ा और डिटेल्ड एनालिसिस करें कि यूपीएससी ने जो रिपोर्ट पूछी है क्या
वो रिपोर्ट किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जारी की गई है तो सिर्फ मेन जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उनकी रिपोर्ट दी जाए। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए कि थोड़ा और डिटेल्ड एनालिसिस हो कि रिपोर्ट जो पूछी जा रही है यूपीएससी के द्वारा वो कौन सी रिपोर्ट पूछी जा रही है। तो इससे क्या होगा, नोट्स में ना एक प्रायोरिटी सेट की जा सकती है कि भाई ये 30-35 रिपोर्ट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बाद की रिपोर्ट है वो आप पढ़ लीजिए, छोड़ो मत, लेकिन प्रायोरिटी बाद में रखिए। तो मेरा पॉइंट ये है, वो लोग जो ये बोलते हैं ना कि यूपीएससी सर मतलब पिछले कुछ सालों में नहीं पूछा तो आगे भी तो पूछ सकती है, जाहिर तौर पे यूपीएससी ऐसा करती है, हर बार अपना पैटर्न चेंज कर देती है। लेकिन देखो हमारी ना प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होगी वो हम इस बेस पे तय करेंगे कि यूपीएससी ने पास्ट में क्या पूछा है, और सेकंड प्रायोरिटी वो होगी जो यूपीएससी ने नहीं पूछा है लेकिन फ्यूचर में पूछ सकती है। मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि छोड़ दीजिए, मैं यूं कह रहा हूं कि जो यूपीएससी ने पास्ट में जिस बेस पे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे हैं उसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखिए। सेकंड प्रायोरिटी पे रखने का मतलब यह है, मान लीजिए आपकी पॉलिटी छुटी हुई है, अभी आपने पॉलिटी ढंग से रिवाइज नहीं की, जिससे हर साल 10-15 क्वेश्चंस आते हैं, 15 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं। तो यह ना हो कि आप वो करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दो, वो आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, वो नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर दो जो यूपीएससी ने अभी तक नहीं पूछे हैं लेकिन उम्मीद है कि बाद में पूछ ले। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये बोलता है कि पहले आप पॉलिटी रिवाइज करो। क्यों? क्योंकि स्टैटिक है और वहां से हर साल 15 क्वेश्चन आते हैं। जब आपका सब कुछ हो जाए फिर आप करंट अफेयर के नोट्स पढ़ना स्टार्ट करो जो सेकंड प्रायोरिटी वाले हैं। मतलब हो सकता है कि यूपीएससी अब वो क्वेश्चन पूछ ले, पास्ट में नहीं पूछे अभी तक लेकिन फ्यूचर में पूछ सकती है। तो 2 पॉइंट मैंने यहां पे आपको दिए हैं, एक है पीवाईक्यू, दूसरा है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मतलब हम देखो करंट अफेयर पहली प्रायोरिटी पे उतना देखेंगे जितना यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैटर्न बोलता है, और फिर स्टैटिक पे प्रायोरिटी होगी। फिर देखो वो चीजें जो यूपीएससी ने अभी तक तो नहीं पूछी हैं लेकिन हो सकता है कि बाद में यूपीएससी पूछ ले, तो फिर वो सेकंड प्रायोरिटी होंगे। और देखो थोड़ा रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, मतलब कहीं कहीं आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से रिस्क लेना ही पड़ेगा। और वैसे भी कट ऑफ ऐसा नहीं है कि आपको 100 के 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आपको ना स्ट्रेटेजी उस हिसाब से बनानी होगी कि कुछ मतलब बहुत थोड़ी, मतलब कुछ बैटल्स आपको लूज करनी होगी बड़ा युद्ध जीतने के लिए। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं फिर से वही एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए आपकी पॉलिटी रिवाइज होना बाकी है, पॉलिटी आपकी रिवाइज होना बाकी है जिससे 15 क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी तरफ इन्वायरमेंट में यूपीएससी कई बार स्पीसीज पूछ लेती है, तो आप ना सारी स्पीसीज नहीं रिवाइज करोगे, आप सिर्फ वो स्पीसीज रिवाइज करोगे जो न्यूज में है। लेकिन पॉलिटी को आप पहली प्रायोरिटी दोगे, 15 क्वेश्चन जिससे आते ही आते हैं। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखो जरूर हम देखेंगे अपने इस इनिशिएटिव में, ताकि ना ऐसा ना हो कि इतना कुछ आपके कंधों पे डाल दिया जाए कि आप परेशान ही हो जाओ कि यार इतना तो होगा ही नहीं। मैं आपको बोल दूं 1000 स्पीसीज आपको याद करनी है और आप याद कर लीजिए, इससे यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछती है, इसलिए आपको हर एक बर्ड के सारे फीचर्स याद होने चाहिए, कलर याद होना चाहिए। नहीं भाई, ये अप्रोच गलत है। इसलिए देखो जो भी करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे ना, मैं कोशिश करूंगा कि उससे रिलेटेड पीवाईक्यू उस करंट अफेयर के साथ डालूं, ताकि आपकी थॉट प्रोसेस भी डेवलप हो, आपको भी धीरे धीरे चीजें समझ में आती जाएं कि यूपीएससी अभी तक क्या पूछ रही है, किस पे क्वेश्चन बन सकता है, किस पे नहीं बन सकता, कौन सी डिटेल इररिलेवेंट है, ताकि इररिलेवेंट चीजें हम ना पढ़ें, जितना जरूरत है उतना पढ़ें। और दूसरा देखो, इवन स्टैटिक में भी हम ऐसा नहीं कि हाँ भाई फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होके लास्ट चैप्टर लास्ट लाइन, ये वाली अप्रोच रखेंगे नहीं। जो देखो जिस पे यूपीएससी सबसे ज्यादा वेटेज देती है वो टॉपिक हम पहले कवर करेंगे, और जिनको यूपीएससी कम वेटेज देती है वो टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे। जैसे पॉलिटी हम कवर करना स्टार्ट करेंगे, तो पॉलिटी में सबसे पहले हम फंडामेंटल राइट्स से शुरुआत करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं और हर साल पूछती है, उन्हीं से हम शुरुआत करेंगे। तो मतलब एक स्ट्रेटेजी के साथ हम चलेंगे। देखो ऐसे घिसी पिटी अप्रोच के साथ नहीं चलेंगे। जहां पे ज्यादा फायदा होगा, जिस चीज को करने से ज्यादा फायदा होगा
उस चीज को हम पहले करेंगे और जिस चीज को पढ़ने में कॉस्ट बेनिफिट कम है उस चीज को हम लास्ट में प्रायोरिटी देंगे। इसके बाद देखो एक चैलेंज बच्चों के लिए हमेशा ये रहता है, शायद आपने भी फेस किया होगा, पढ़ तो लिया सब कुछ लेकिन कई बार उसके बेस पे क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पाता। क्योंकि देखो यूपीएससी आजकल ना, यूं नहीं बोलूंगा कि फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछती, यूपीएससी ना कॉम्बिनेशन पूछती है। कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल पूछेगी, कुछ क्वेश्चन नॉलेज के बेस पे एप्लीकेशन बेस्ड पूछेगी। जैसे देखो वही क्वेश्चन था रिजर्वेशन वाला। अब देखो इस क्वेश्चन में ना यूपीएससी ने 2 स्टेटमेंट दे दी और बाद में वो असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज राइट, फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इन क्वेश्चंस में ना जनरली यूपीएससी दोनों चीजें चेक कर लेती हैं, आपकी फैक्चुअल नॉलेज भी चेक कर लेती है, प्लस में कंसेप्ट भी चेक कर लेती हैं। तो कोई आपको यूं बोले रट्टा मार के काम चल जाएगा, नहीं, रट्टा मारना जरूरी है कुछ चीजों में जहां पे देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, लेकिन सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। कंसेप्चुअल नॉलेज भी होनी चाहिए, जो नॉलेज है उसकी एप्लीकेशन भी होनी चाहिए, मतलब नॉलेज के बेस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें जरूरी हैं, फैक्ट प्लस में कंसेप्ट प्लस में कंसेप्ट की एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इसलिए जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कैसे होते हैं, वोट परसेंटेज कैसे काउंट होता है किसी एमएलए का, किसी एमपी का, वो सब हम पढ़ते हैं स्टैटिक में। लेकिन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा उसकी एप्लीकेशन, उसके बेस पे अब आपको ये भी बताओ कि अरुणाचल प्रदेश में वोट परसेंटेज कितना है। तो ये चीजें क्या है, ये फैक्ट प्लस में कंसेप्ट प्लस में एप्लीकेशन सब पूछ लिया यूपीएससी ने एक ही क्वेश्चन में। तो ये इस अप्रोच में हम प्रोफिशिएंट कैसे होंगे, इस अप्रोच में हम प्रोफिशिएंट होंगे प्रैक्टिस से। एक ही चीज है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बोल बच्चे ये चीज बोलते हैं कि सर मैं 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गया, प्रैक्टिस। बच्चे ये बोलते हैं कि सर पढ़ा था क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाया, प्रैक्टिस। बच्चे बोलते हैं कि सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, आंसर प्रैक्टिस। हर चीज का जो आंसर है वो प्रैक्टिस है। डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करोगे, उसका देखो जैसे मैंने आपको जब इनिशिएटिव के बारे में बताया था उस समय भी बताया था, उसका कंपाउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस इनिशिएटिव में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप तैयार रहिए। कुछ क्वेश्चंस हम देखो वीडियो के अंदर ही डिस्कस करेंगे, लेकिन असली प्रैक्टिस देखो आपको करनी होगी। मतलब वीडियो के अंदर तो हम कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, आर्ट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, और इसके अलावा थॉट प्रोसेस डेवलप होगी आपको वीडियो देख के। लेकिन देखो असल में जो आपको वो फीचर मिलेगा ना इनफाइनाइट प्रैक्टिस वाला, और आपके टेस्ट होंगे, जैसे करंट अफेयर का टेस्ट होगा 1 महीने के बाद में, लास्ट में टेस्ट होंगे, बहुत सारे टेस्ट होंगे, इसमें वीकली टेस्ट भी होंगे। तो देखो वो प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। अगर आप वो नहीं करोगे तब भी फायदा नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं देखो कोर्स के फीचर्स आपको यूज करने जरूरी हैं, तभी फायदा होगा। अदरवाइज देखो इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लेने से कुछ नहीं होगा। इनिशिएटिव को यूज करोगे तभी फायदा होगा, तभी मैं फिर से बोलूंगा आप इस सिचुएशन में आ पाओगे प्रीलिम से पहले। और प्रैक्टिस में देखो हम ना हर प्रकार के क्वेश्चंस को शामिल करेंगे। जैसे देखो करंट प्लस स्टैटिक, या फिर डायरेक्टली जो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल नारी शक्ति वंदन अधिनियम, या फिर कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस जिनके बारे में हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के उसको कैसे सोल्व किया जाए, इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो स्टैटिक प्लस फैक्चुअल हो। मतलब ये अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस है ना उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, और यूपीएससी के पैटर्न के बेस पे ही क्वेश्चंस होंगे। तो कुल मिला के देखो मेरी अप्रोच इस इनिशिएटिव में ये रहने वाली है कि आपको एग्जाम रेडी करना, आपको एग्जाम रेडी करना पहले से ही, और ये इंश्योर करना कि आप वो गलतियां ना करो जो जनरली बच्चे करते हैं प्रीलिम की प्रिपरेशन में और बाद में पश्चाताप होता है। तो पहले से ये इंश्योर होगा इस इनिशिएटिव के थ्रू आप वो सब गलतियां ना करो, और स्ट्रेटेजिकली हम चलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया हमारी अप्रोच ना पीवाईक्यू बेस्ड होगी, हमारी अप्रोच कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से होगी, हमारी अप्रोच प्रैक्टिकल होगी। ऐसा नहीं कि मतलब अननेसेसरली बर्डन डाल दिया गया और बोला गया कि हाँ भाई इतना सब पढ़ लो, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। नहीं, देखो मैं तो अपने कभी एस्पायरेंट के फ्लेवर से बाहर आया ही नहीं हूं।
दिन रात स्टूडेंट से मिलता हूं तो मुझे पता है कि क्या प्रैक्टिकल है, क्या इम्प्रैक्टिकल है, बच्चे कितना पढ़ सकते हैं, कितना नहीं पढ़ सकते हैं, कितनी चीजें याद हो सकती हैं, कितनी चीजें याद नहीं हो सकती हैं, किसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, किसे इग्नोर करना चाहिए। इसके बाद देखो लास्ट में क्वेश्चन आता है कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। देखो मैंने आपको पहले ही क्लियरिफाई किया कि सिर्फ आप ये वीडियो देख लोगे तो उतना फायदा आपको नहीं होगा। कुछ एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब सीरियस एस्पायरेंट्स हो, आप उस एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरोगे। सबसे पहली एक्सपेक्टेशन आपसे है कंसिस्टेंसी, दूसरे नंबर पे डिसिप्लिन और तीसरे नंबर पे हार्डवर्क। क्योंकि देखो इनके बिना कुछ भी करना इम्पॉसिबल है। जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि कोर्स में एंट्री हो गई है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो भाई कोई जादुई घुट्टी नहीं है ये कोर्स कि आपको बस स्पून फीडिंग कर दिया जाए और आपका प्री क्लियर हो जाएगा। समझ गए? तो इसलिए आपको रेगुलर तो रहना ही है, ये वीडियो तो देखनी ही देखनी है, लेकिन इसके अलावा आपको जो टारगेट दिया जा रहा है वो आपको पहले से पढ़ के आना है। जैसे कल आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ के आना है पहले से। कल हमारा सारा फंडामेंटल राइट्स पूरा नहीं हो जाएगा, लेकिन जो भी टारगेट आपको दिया जाएगा आप पहले से पढ़ के आओगे ना, और अगले दिन मैं आपको वो रिवाइज करूंगा तो इसका जबरदस्त इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और एक बार टॉपिक आपका हो जाए, एक बार फंडामेंटल राइट टॉपिक मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, तो उसका देखो प्रैक्टिस आपको जरूर करना है किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई एक्सक्यूज नहीं। देखो देने को ना आप 1000 एक्सक्यूज दे सकते हो, लेकिन अंदर से हमें पता होता है कि इतना भी मुश्किल नहीं था, मैं प्रैक्टिस कर सकता था, टाइम निकाल सकता था। हमें अंदर से सब पता होता है। आपने शायद देखो एक प्लेयर का नाम नहीं सुना होगा, मतलब कुछ लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन ये है लेब्रॉन जेम्स। दुनिया के जाने माने बास्केटबॉल प्लेयर हैं और पिछले लगभग 20 सालों से ना दुनिया के टॉप मोस्ट प्लेयर्स में अपना नाम इन्होंने दर्ज करवाया है। इनके जो कोच है ना वो ये बताते हैं कि मैं देखो पिछले 14 सालों से इस प्लेयर के साथ हूं, लेब्रॉन जेम्स के साथ में, और ना शुरुआत से ही जो ट्रेनिंग, जो एक्सरसाइज या फिर रूटीन हम मिलकर डिसाइड करते हैं ना, लेब्रॉन बिना किसी बहाना बनाए, बिना किसी एक्सक्यूज के हमेशा उसे फॉलो करते हैं। भले ही उसे कितनी भी बोरियत क्यों ना महसूस हो, लेकिन वो रूटीन को जरूर फॉलो करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो जाए, लेकिन हमेशा पहली प्रायोरिटी होती है डाइट, ट्रेनिंग, अपने डेली रूटीन के प्रति डेडिकेशन। और देखो लेब्रॉन ने अपने काफी सारे इंटरव्यूज में ये बोला है कि सक्सेसफुल होने के लिए ना बहुत जरूरी होता है प्रोसेस और गाइडेंस पर फेथ। जब आप अपने कोच और प्रोसेसेस को फेथफुली लॉन्ग टर्म तक फॉलो करते हो ना, तो उसका रिजल्ट हमेशा देखो पॉजिटिव ही रहता है। यही वजह है कि लेब्रॉन जेम्स आज इतना बड़ा नाम है। इन्हें तो आप सब जानते होंगे, ये है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली देखो एक बात बोलते हैं, मुझे देखो ट्रेनिंग का ना 1 मिनट भी पसंद नहीं आता, लेकिन उसके बाद भी वो अपने मन की एक भी नहीं सुनते थे और लगातार कंसिस्टेंटली जबरदस्त ट्रेनिंग करते रहते थे। क्योंकि देखो उनका यह चीज मानना था कि बाद में पूरा जीवन पछताने से, पूरा जीवन सफर करने से अच्छा है अभी ट्रेनिंग के दौरान सफर कर लेते हैं और बाद में पूरी लाइफ जो है वो चैंपियन के साथ जीते हैं। तो यही ऑप्शन देखो आपके पास भी है। ट्रेनिंग बेशक आपको पसंद ना हो, प्रीलिम के लिए पढ़ना, याद करना, रट्टा मारना किसे पसंद आएगा? मतलब ऑनेस्टली देखो बिगिनर्स को शुरू में पसंद आता है, बाद में सेम चीज को बार बार पढ़ना, सेम चीज को रिवाइज करना पसंद नहीं आता है। लेकिन देखो जो मेंटली टफ लोग होते हैं ना, वो इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं। पढ़ना है तो पढ़ना है, पसंद आए या ना आए। सेम सब्जेक्ट, सेम चीज बार बार रिवाइज करनी है, पसंद आए या फिर ना आए। वो सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं जिनको पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। आप देखो सेल्फ डिसिप्लिन बना लीजिए। मतलब जैसे आज मैंने टारगेट दिया, कल आपको फंडामेंटल राइट पढ़ के आने हैं, तो किस टाइम पे, दिन में किस टाइम पे आप जो टॉपिक आपको एक दिन पहले दिया गया है वो टॉपिक आप पढ़ोगे।
किस टाइम पे आप पढ़ोगे, आप रूटीन बना लीजिए। किस टाइम पे आप प्रैक्टिस करोगे, वो टाइम आप डिसाइड कर लीजिए। जिस टाइम पे आप वीडियो देखोगे, वो टाइम आप डिसाइड कर लीजिए। इस प्रकार से डेली ना सेल्फ डिसिप्लिन में चलिए। मोटिवेशन से देखो ज्यादा दिन काम नहीं चलेगा। आज मैंने बोल दिया, ये लेब्रोन जेम्स इनका एग्जांपल दे दिया, मोटिवेट हो गए, हाँ शुरुआत का एक हफ्ता ठीक से चला, फिर बात खत्म हो गई, बात बिगड़ गई। नहीं, मोटिवेशन देखो, बाहर का जो मोटिवेशन होता है ना, वो कुछ ही क्षणों के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए होता है, लेकिन अंदर की जो आग है ना, वो लगातार मेंटेन आपको रखनी है। इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए कि क्यों इस एग्जाम की तैयारी आपको करनी है। तो चलिए कल से मेहनत की इस जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।